आज हम इस क्लास में एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हमारा पहला चैप्टर है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट अ कंज्यूमर इज willing and able to purchase at various prices during a given period of time। इस डेफिनेशन को समझने से पहले, डिमांड क्या है वो समझने से पहले हम इस चार्ट को अच्छे से समझेंगे कि ये चार्ट क्या है, फिर हमें वो डिमांड की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे डिजायर डिमांड में कन्वर्ट कैसे होती है। हर डिजायर डिमांड नहीं होती, एक डिजायर डिमांड कब बनती है, तो उसके लिए 3 कंडीशन होती हैं। सबसे पहले तो हमें उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए, कोई भी गुड परचेज करने के लिए हमें डिजायर होनी चाहिए, हमारी इच्छा होनी चाहिए उस कमोडिटी को परचेज करने की। दूसरी कंडीशन है मीन्स टू परचेज द कमोडिटी, हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास मीन्स होना चाहिए उस कमोडिटी को परचेज करने का। तीसरी कंडीशन है हमारी विलिंगनेस टू यूज द मीन्स, हमारा मन उस पैसे को खर्च करने का होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास पैसा तो है लेकिन हमारा मन नहीं है उसको खर्च करने का, तो ऐसे ये डिजायर डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगी। तो डिजायर डिमांड में कैसे कन्वर्ट होगी? 3 कंडीशन है। सबसे पहले तो डिजायर होनी चाहिए उस कमोडिटी को परचेज करने की, फिर उसके बाद हमारे पास पैसा होना चाहिए, मीन्स होना चाहिए उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए, और हमारा मन भी होना चाहिए उस पैसे को खर्च करने का, तब जाके एक डिजायर डिमांड में कन्वर्ट होती है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जनरली क्या होता है, जनरली द टर्म्स डिज़ायर एंड डिमांड आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। जनरली हम बोल देते हैं डिज़ायर और डिमांड जो है क्या है, सेम ही तो है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग एंड डिज़ायर हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब कुछ और होता है और डिज़ायर का मतलब कुछ और होता है। अभी हमने पढ़ा हर डिज़ायर डिमांड नहीं होता। इसके लिए हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी कि डिजायर डिमांड में कन्वर्ट होने के लिए ये 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। सपोज योर डिजायर हैज़ टू परचेज अ कार बट यू डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय इट और विलिंग टू स्पेंड इट। सपोज करो कि तुम्हारी डिज़ायर है कार परचेज करने की, तुम एक कार परचेज करना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इनफ मनी नहीं है उसे परचेज करने का, या फिर मनी तो है लेकिन तुम चाहते नहीं हो उस मनी को खर्च करना, कार को परचेज करने के लिए तुम पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो देन दिस डिज़ायर विल रिमेन जस्ट अ विशफुल थिंकिंग। तो तुम्हारी ये जो डिज़ायर है सिर्फ तुम्हारी विशफुल थिंकिंग ही रह जाएगी, तुम्हारा मन ही रह जाएगा, तुम्हारी डिज़ायर बन के ही रह जाएगी कि ये कार मुझे खरीदनी थी। ये डिमांड नहीं बनेगी, इसको हम डिमांड नहीं कह सकते। जब तक तुमने अपनी डिज़ायर पे पैसा खर्च नहीं किया तब तक तुम्हारी डिज़ायर डिमांड नहीं कहलाएगी। बट इफ़ यू हैव इनफ मनी टू बाय इट, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा है उसे कार को खरीदने का और तुम चाहते भी उसे खरीदना एंड विलिंग टू स्पेंड इट, देन द डिज़ायर कन्वर्टेड इनटू डिमांड। तब डिज़ायर हमारी डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी, तब हम उसे उस डिज़ायर को डिमांड कह सकते हैं। अब हमने ये समझ लिया, अब हम वापस इस डेफिनेशन पे आएंगे, अब इसे समझेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये हमने पढ़ा था डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब वो क्वांटिटी गुड और सर्विस की जो एक कंज्यूमर चाहता है परचेज करना और एबल भी है परचेज करने के लिए वेरियस प्राइसेस पे गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसे हम डिमांड कहते हैं। तो अब डिमांड की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड किन चीज़ों से बना है? डिमांड इन 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। सबसे पहले डिज़ायर या वांट होनी चाहिए कमोडिटी की, मीन्स टू परचेज यानी हमारे पास पैसा होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए उसे परचेज करने के। तीसरा है विलिंगनेस टू पे या रेडी टू पे, मतलब हमारा उस रिसोर्स को, उस पैसे को खर्च करने का मन भी होना चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी डिमांड की डेफिनेशन। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। वो फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करेंगे जिससे की वजह से डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ डिमांड फंक्शन। ये जो फैक्टर्स हैं ये एक डिमांड फंक्शन में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट। डिमांड फंक्शन क्या शो करता है? वो दिखाता है रिलेशनशिप किसके बीच में, किसी कमोडिटी की डिमांड और उसके वेरियस डिटर्मिनेंट के बीच में रिलेशनशिप बताता है डिमांड फंक्शन। ये रहा हमारा डिमांड फंक्शन। ये इक्वेशन समझते हैं, ये इसको हम कैसे पढ़ेंगे। ये क्यूडीसी क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। क्यूडीसी का मतलब होता है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी यानी प्राइस, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टी
टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, ई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, ओ अदर फैक्टर्स। ये हमारे फैक्टर्स हैं सारे जो हमारी डिमांड में असर डालते हैं, जिनकी वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ये इन सारे फैक्टर्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसको डिपेंडेंट वेरिएबल? क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली चेंज हो सकते हैं। मतलब अगर इन सारे फैक्टर्स में कोई भी चेंज आता है तो उसका असर किस पे पड़ता है? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी पर। इनमें चेंज आ जाएगा तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी में भी चेंज आ जाएगा। तो क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंडेंट है इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पे। तो QDC का मतलब होगा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, और P का मतलब हो गया प्राइस ऑफ द कमोडिटी, PR का मतलब है प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, Y का मतलब है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, T है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, E है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस, O है अदर फैक्टर्स, जिसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं: साइज ऑफ पॉपुलेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो हमने पढ़ लिया डिमांड फंक्शन क्या होता है। इसको हम इस डेफिनेशन के थ्रू और समझेंगे। डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन सेज व्हाट विल हैपन टू डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इफ ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड विल चेंज एट वंस। डिमांड फंक्शन कहता है अगर जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं डिमांड को, वो सारे अगर एक साथ चेंज हो जाएं तो किसी कमोडिटी की डिमांड का क्या होगा। कहना चाहता है जो हमारा जो डिमांड फंक्शन है, सारे फैक्टर्स हैं, इनमें अगर एक साथ चेंज आ जाए तो इस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी का क्या होगा, इसके साथ क्या होगा। तो ये एक साथ अगर सारे चेंज हो जाएं, इसमें क्या असर आएगा ये पता लगाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ये, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज सच अ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन। इसको एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं डिमांड को वो कांस्टेंट है सिवाय एक के। यानी हम कहें अगर ये सारे एक साथ में चेंज हो जाए तो हमें ये एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या फ़र्क आया, किसकी वजह से फ़र्क आया। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये करेंगे कि सिर्फ एक फैक्टर में चेंज आ रहा है, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जैसे प्राइस में चेंजेस आ रहा है, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है, प्राइस की वजह से डिमांड में क्या असर आएगा। फिर वैसे ही हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का देखेंगे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में चेंजेस आ रहे हैं, बाकी ये प्राइस और ये सारे फैक्टर कांस्टेंट है, फिर उसकी वजह से डिमांड में क्या फ़र्क आएगा। हम इस तरीके से रिलेशनशिप देखेंगे क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी का, और ये जो फैक्टर्स हैं वो क्या अफेक्ट कर रहे हैं इस क्वांटिटी डिमांड पे। तो अब हम इसे एक एक करके समझेंगे। लेट अस डिस्कस दीज फैक्टर्स वन बाय वन। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में सबसे पहले आता है हमारा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो अब इसमें हम रिलेशनशिप किसका देखेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी और उसके प्राइस पर। किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो उसके क्वांटिटी डिमांड पर क्या असर आता है, हम इसके बीच में रिलेशनशिप देखेंगे इसमें। तो सेट्रस पैरेबस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। बाकी सारी चीज़ें कौन सी हो गई इसमें? हमारी प्राइस को छोड़ के जो बाकी के फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है और सिर्फ चेंज आ रहा है प्राइस में, क्योंकि अभी हम प्राइस को एनालाइज कर रहे हैं। तो देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। हमेशा से किसी कमोडिटी के प्राइस में और उसकी क्वांटिटी डिमांड में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे दैट इज इफ़ अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइज देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी विल फॉल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब जस्ट अपोजिट। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस राइज होती है तो उस कमोडिटी की जो डिमांड है ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगी। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे सोचो कि अगर हम मार्केट में सोचते हैं कि हमें शर्ट लेने जाना है और हम सोचते हैं कि 500 रुपये की एक शर्ट आती है और हमें 3 शर्ट्स लेनी है। हम मार्केट में गए, हमने शर्ट का रेट पूछा, उसने 500 की जगह बोला कि 400 रुपये की एक शर्ट है। तो जैसे प्राइस डिक्रीज हो गया, हमने 3 शर्ट लेनी थी, हम कहेंगे हम 3 की बजाय 4 शर्ट ले लेते हैं। हमने 4 शर्ट ले ली। जैसे हमें लगा कि प्राइस कम हो गया है, हमने अपनी डिमांड बढ़ा ली। यही सिचुएशन उल्टी हो जाती अगर हम जाते मार्केट में और शर्ट जो है 500 की बजाय 700 की हो जाती, प्राइस इंक्रीज हो गया होता, तो हमें 3 शर्ट लेनी थी,
हम उसकी बजाय 2 ही शर्ट लेते, हम अपनी डिमांड गिरा देते। तो हम नॉर्मली ऐसा ही करते हैं। अगर हमें कोई सामान खरीदना होता है, उसकी प्राइस जैसे ही इंक्रीज़ हो जाती है, हम उसकी डिमांड डिक्रीज़ कर लेते हैं, और जैसे ही हमारी कोई भी कमोडिटी की प्राइस, हमारे कोई भी गुड्स की प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है, हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। सेम चीज़ इकोनॉमी के अंदर भी होता है। कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। कोई भी सामान की डिमांड उसके प्राइस पे डिपेंड करती है कि उसका प्राइस इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़। उस कमोडिटी के प्राइस के हिसाब से ही हम अपनी डिमांड तय करते हैं कि हमें अपना डिमांड इंक्रीज़ करनी है या डिक्रीज़ करनी है। तो अभी हमने यही समझा, किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो हमारी डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है, और जैसे ही कोई प्राइस हमारी डिक्रीज़ होती है, हम उस कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज़ कर लेते हैं। लेकिन शर्त यह है कि बाकी जो फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं डिमांड को, वो कांस्टेंट रहने चाहिए, यानी सेटरस पैरिबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रोवाइडेड ऑल अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड आर रिमेनिंग कांस्टेंट। प्राइस और डिमांड में भी इन्वर्स रिलेशनशिप तभी होगा जब बाकी जो फैक्टर्स हैं, डिमांड को जो अफेक्ट कर रहे हैं, बाकी फैक्टर्स जो हमने देखे थे, वो सारे कांस्टेंट रहने चाहिए, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिर्फ चेंज किस में आएगा? प्राइस में और उसकी डिमांड में। अभी हम प्राइस का रिलेशन समझ रहे हैं क्वांटिटी डिमांड से। जैसे ही हम आगे दूसरे फैक्टर का रिलेशनशिप समझेंगे क्वांटिटी डिमांड से, अब प्राइस कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमारी जो ये डिमांड फंक्शन थी, इसमें हमने क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी का उसके प्राइस से रिलेशनशिप पढ़ लिया कि क्या रिलेशन है जब बाकी जो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे जो ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है, इसके चेंज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी में क्या चेंजेस आते हैं जब प्राइस और ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कांस्टेंट रहेंगे। तो अब हम ये पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। अब मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।